Hello friends, how are you? I think you all are fine. So let's start our topic. Today topic is ecology and ecosystem. इकोलॉजी और इकोसिस्टम को मैं बता दूं आपको हिंदी में क्या कहा जाता है। तो हिंदी में आप इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इकोलॉजी को कह सकते हैं पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम को कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। आज की हमारी ये पूरी क्लास इसी के बारे में होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि ये है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी, यह एक विज्ञान, यह पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत समस्त जीवों, मतलब उसमें सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें आ जाती। इनका हम क्या ये किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहला जाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये इकोलॉजी जो शब्द है इसका रचना या इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इकोलॉजी को ये जो है ओइकस और लॉगस दो शब्द से मिलकर हुआ। ओइकस का अर्थ होता है निवास स्थल और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो ओइकस लॉगस ये दोनों मिलकर के क्या बने? इकोलॉजी बने। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है निवास स्थल का अध्ययन करना। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इकोलॉजी का अर्थ होता है निवास स्थल का अध्ययन करना। ये दो भाषाओं के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकस और लॉगस, जो कि कहाँ के शब्द हैं? यूनानी भाषा के शब्द हैं, जिसे आप इंग्लिश में ग्रीक भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इकोलॉजी का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे निवास स्थल का अध्ययन करना। ये किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकस और लॉगस। ओइकस और लॉगस कहाँ के शब्द हैं? तो ये यूनानी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, यूनानी भाषा जो है इंग्लिश में इसे हम ग्रीक लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधे एवं जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है, बल्कि मानव समाज और उनके भौतिक पर्यावरण के अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार एक पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जंतु, मानव, ये और मानव मतलब समाज किस प्रकार एक दूसरे से अंतर संबंधित होकर अपनी क्रियाओं को पूर्ण करता है, कैसे रहता है, हम इसका अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी में। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं पारिस्थितिकी शब्द जो है सर्वप्रथम 1866 में रिटर ने प्रयोग किया था। किसने किया था? रिटर ने प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। आप दोनों में अंतर समझिए। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो आपका आंसर होगा रिटर के द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? तो 1866 में। किसके द्वारा प्रयोग किया गया? रिटर। ये एकदम ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। और अगर आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी, तो आप कहेंगे कि अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। तो आप देखेंगे कि अर्नेस्ट हैकेल क्या थे? अर्नेस्ट हैकेल एक बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने 1869 में अपनी एक पुस्तक दी जिसका नाम क्या था? इकोलॉजी। इसी पुस्तक में, इस इकोलॉजी में ही इन्होंने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा वो क्या था? पारिस्थितिकी मीन्स इकोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, तो इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में ही, इकोलॉजी में ही, इकोलॉजी से ही क्या बना है? इकोसिस्टम बना है। ठीक है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। तो देखिए, जीव मंडल के सभी घटकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। जीव मंडल तो आपको पता ही, सभी के निवास करने का स्थल, जहां पर सारे जीव जंतु, मनुष्य
मतलब सभी लोग निवास करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति के, चाहे वो किसी भी पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, रेंगने वाले कीड़े हो, जब मतलब सब कुछ उसके अंतर्गत जीव मंडल के अंतर, चाहे वो पेड़ पौधे, जब सभी एक दूसरे से सम्मिलित होकर या परस्परिक क्रिया के द्वारा सम्मिलित होते हैं तो वही क्या कहलाता है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी इकाई होती है जिसके द्वारा परितंत्र एक ऐसी इकाई होती है जिसके अंतर्गत वे सभी जीव समुदाय आ जाते हैं जो निर्दिष्ट क्षेत्रों के अंतर्गत एक साथ कार्य करते हैं। तो वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे जो कुछ भी हैं वो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके ही अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो परितंत्र के अंतर्गत विभिन्न तत्वों का सजीव तथा निर्जीव अंगों के चक्रण होता रहता है। ठीक है, पर तो परितंत्र में क्या होता है, सभी सजीव निर्जीव, क्योंकि उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, पेड़ पौधे, मृत जीव, ये सब कुछ एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और ये क्या का जीवन चक्रण जो होता है, चक्र वो चलता रहता है। ठीक है, पेड़ पौधे, मनुष्य मरे या जीव जंतु मरे, वो मिट्टी में मिले, मिट्टी के द्वारा वो पेड़ पौधों का निर्माण हुआ, उसे फिर मनुष्य ने खाया, मतलब अलग अलग एक दूसरे से पूर्णतः एक दूसरे से चक्र के रूप में कार्य करते रहते हैं। तो यही जो क्रिया कहलाती है यही हमारी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, A.G. टांसले ने किया था। ठीक है, अब आपसे पूछा था कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आप कहेंगे कि अर्नेस्ट हैकल ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, तंत्र ये इसमें ऐड है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम किसने किया, तो आप कहेंगे A.G. टांसले ने के द्वारा किया गया था 1935 में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ओके, तो इसके पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, दो घटक हैं, जैसे अजैविक घटक हैं और जैविक घटक हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत ये आते हैं और जैविक घटक के अंतर्गत ये आते हैं। इसके पहले की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जैविक और अजैविक में क्या अंतर है। तो जैविक वो सभी जीव जंतु जो क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, मतलब ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, और अजैविक के अंतर्गत ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो वो जो लिविंग थिंग्स होंगी वो आएंगे जैविक के अंतर्गत और जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वो आएंगे अजैविक के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अजैविक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। भौतिक कारक जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, स्थल आकृति। अकार्बनिक कारक कौन कौन से हैं, जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान। कार्बनिक कारक कौन कौन से हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जैविक घटक कौन से हैं। तो जैविक घटक है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, आज की क्लास में अपनी यहीं पे फिनिश करने जा रही हूँ। इसकी आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जैविक और अजैविक घटकों को विभाजित किया गया है और इसे मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगी। और तब ये पूरा जो टॉपिक है आज का हमारा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम फिनिश होगा। तो ये इकोलॉजी और इकोसिस्टम का ये पार्ट 1 है। अब हम पार्ट 2 जो है नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से यहीं पे विदा लेती हूँ और अब इस अगली क्लास में मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू। सो थैंक यू।